अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। साल 2022 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आज चूंकि इस साल का हमारा आखिरी प्रोग्राम है तो ये प्रोग्राम 2022 के नाम। वैसे तो इस साल बहुत से बड़े बड़े वाकयात रूनुमा हुए, मगर इस मुख्तसर वक्त में शायद तमाम हकायक व वाकयात का अहाता मुमकिन न हो। मगर आज के इस प्रोग्राम में हम अपने पैनल से, अपने एनालिस्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा 2022। सियासत, मईशत और खेल के लिहाज से इस साल को क्या अहमियत रही और सबसे बढ़कर क्या खोया, क्या पाया। प्रोग्राम की पेस को फास्ट रखने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सवालात किए जाएं और सियासत से हटकर कुछ लाइटर नोट पर भी रहने की कोशिश करेंगे। तो पहले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले पैनल में कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजाहत मसूद साहब हैं, इसार राना हैं और ज़ैगम खान साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। चारों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आप सबके लिए बड़ा आम सा सवाल है, शायद हर साल के आखिर में हम पूछते हो एक दूसरे को या सोचते हो। साल 2022 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, आपके लिए कैसा रहा? शहजाद साहब। पाकिस्तान के लिए और मेरे लिए आई थिंक एक ही जैसा रहा, और वो मैं एक लफ्ज से अगर ताबीर करूं तो खिजान खेज मेरा ख्याल है कि सही तौर पर इसको एक्सप्लेन करता है। मईशत, सियासत, मुआशरत सब कुछ पटड़ी से उतर गया और इस तरह से उतरा कि हर चीज उधड़ती नजर आई, और यही सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम रहा। इससे जहनी किस किस्म के इंतशार और मरीज पैदा हुए होंगे मुआशरे में, सिर्फ सोचने से ताल्लुक रखता है। कितने लोग गरीब हो गए, कितने नाउमीद होकर जिंदगी की बाजी हार बैठे, इसका अंदाजा हमारे यहाँ किसी किस्म की टेबुलेशन में नहीं आता। लेकिन 2022 एक बहुत चैलेंजिंग साल था और अभी भी मैं समझता हूँ कि शायद इसके असरात अगले साल भी रहेंगे, लेकिन इससे निकलना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। इन हालात के तनाजुर से, इस हालात के ने जकड़ा इन्होंने, इससे निकलना, आगे बढ़ना ही हमारा चैलेंज होगा। इसलिए थोड़ी सी उम्मीद भी पैदा होती है। मे बी वी हैव सीन द वर्स्ट, शायद इससे आगे बेहतरी हो। ठीक, इसार साहब 2022 आपके लिए कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन रहा और मुझे इस साल के आखिर में आप जैसी बड़ी एंकर के साथ काम करने का मौका मिला और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक अरसा हो गया था। वो जॉन एलिया का एक शेर है कि अब मुझे कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में। तनकीद कर रहे हैं मेरे पे? नहीं, मैंने मतलब मैं अच्छी बात के साथ तनकीद भी पैगाम पहुंचा रहे हैं कि आपको टोकू ना, ये मेरा काम है, मैं टोकूंगी। मैंने तो ये कहा ही नहीं आपने टोका है, मैं तो वैसे एक शेर कर रहा था। हाँ। तो लेकिन ये कि जैसे पाकिस्तानियों की किस्मत में 22 का साल रहा, वैसा मेरा भी रहा। हम हर रोज एक नई उम्मीद लेके आँख खोलते हैं और एक मायूसियों के बिस्तर पे जाके सो जाते हैं, और जो हमारे इन तमाम ख्वाबों को लूटने वाले हैं उनकी मौजे ही मौजा, चार चुफेरे वो तो मौजे कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल गुजर गया, ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस सैद सितमगर में गम इश्क के मारे जिंदा हैं, यही बात बड़ी बात है। बिल्कुल दुरुस्त का। वजाहत साहब कैसा रहा आपके लिए 2022 और फिर हम सब के लिए? जी, मेरे ख्याल में ये 2022 जो है ये पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत संगे मील बरस होगा हमारे सियासी इर्तिका में। एक सहाफ़ी के लिए ये बात बहुत अहम होती है कि 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उसने क्या कहा था, उसने क्या नुक्ता नज़र या क्या तज़िया दिया था, क्या वो सही साबित हुआ या नहीं। आई बिलीव पर्सनली इट वॉज अ ईयर ऑफ विंडिकेशन फॉर मी। मैंने 2011 में इस नाकामी का उस सियासी बिसात नक्शाबंदी जो 2011 के अक्टूबर में शुरू की गई थी, मैंने मुसलसल उसकी मुखालफत की, एक भी दिन उसकी हमायत नहीं की। आई बिलीव कि जो कुछ 2022 में हुआ उसमें ख़ास तौर से मैं 12 अप्रैल को, अब तो वो कोर में चले गए हैं, लेकिन तब वो DG ISPR थे, मेजर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने उस दिन जो फरमाया, frankly, personally, it was a day of vindication as a journalist for me. I will recall Pakistan 2022 जो 2022 का साल था, भले मुश्किलात, बेयकीनी और सब हालात थे, लेकिन मसला ये कि it had been forecast, it had been predestined. ज़ैगम साहब, क्या चैलेंजिंग ईयर वाकई था? बिल्कुल था जी, बहुत चैलेंजिंग ईयर था।
अगर ज़ाती तौर पर मैं देखूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा साल था। मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन की, मेरी बेटी ने ए लेवल किया, मैंने खुद रिसर्च की, कुछ रिसर्च पेपर्स लिखे, बैनुल अक़वामी इदारों के साथ काम किया, मीडिया के साथ भी तकरीबन फुल टाइम काम किया, और आखिर में इस ज़बरदस्त टीम के साथ ज्वाइन किया, ऐसे ज़बरदस्त कोलीग्स के साथ जिनका हमेशा एहतराम किया, जिनसे हमेशा बहुत कुछ सीखा। पाकिस्तान के हवाले से मेरे ख़्याल में हमारी तारीख़ के मुश्किल तरीन सालों में था, और परहैप्स वर्स्ट इज़ येट टू कम, जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है। बहरानों से ये साल शुरू हुआ और बहरानों पर ख़त्म हुआ। अगर 2 बहरानों से शुरू हुआ तो 3 बहरानों पर ख़त्म हुआ, और वो तीनों बहरान जारी हैं जो आगे मज़ीद ख़तरनाक शक्ल ले सकते हैं अगर हमने वो मुश्किल फ़ैसले ना किए जो इन बहरानों का तकाज़ा है। माशी बहरान पिछले साल में और पिछले माशी साल को भी आप देख लीजिए, हमारा बदतरीन करंट अकाउंट डेफिसिट $18 बिलियन का, 5000 से ज़्यादा आपका बजट का खसारा, बदतरीन आपकी इन्फ्लेशन, फिर सियासी एक क्राइसिस, उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी का जो बहरान है वो भी पाकिस्तान को लपेट में ले चुका है। तो एक मुश्किल सा इन्हीं बातों को थोड़ा और खोलते हैं। ज़ैगम साहब, आपकी इजाजत से थोड़ा और खोलते हैं। आप ही बात कर रहे हैं तो आपसे पहला अगला सवाल इसी मामले पर, 2022 में बड़ा सियासी इवेंट आपके लिए कौन सा रहा? एक तो मैं वजाहत साहब से मुकम्मल अग्री करूंगा, और मैं भी वजाहत साहब के पीछे पीछे, वजाहत साहब तो उस्ताद हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं भी 2011 से 12 से अपने कॉलम्स में लिख रहा हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट होने जा रहा था ये पाकिस्तान को बहुत उल्टा पड़ेगा, और वो पड़ा। इस साल का सबसे बड़ा जो इवेंट था, पॉलिटिकल इवेंट, वो हाइब्रिड सिस्टम का ख़ात्मा था, जिसका एक्सपेरिमेंट 2012 से शुरू कर रहे हैं वजाहत साहब। आप 14 से उसका आगाज़ कर लीजिए, 16 से कर लीजिए, जब भी आप उसकी डेट सेट करें, कि ये जो एक 5वां सिस्टम था, 4 सिस्टम ट्राई हुए थे, वो हम बाद में बात करेंगे, ये एक 5वां सिस्टम, एक नए तरह का हाइब्रिड सिस्टम पाकिस्तान में ट्राई किया गया। तो इस साल में बिलाखिर इस्टेब्लिशमेंट को ये अंदाज़ा हुआ कि ये सिस्टम बहुत महंगा पड़ रहा है। उन्होंने न्यूट्रल होने का फ़ैसला किया। जब वो पीछे हटे तो उसके नतीजे में ही जो पीटीआई की हुकूमत थी उसके इत्तेहादियों ने उसे छोड़ने का फ़ैसला किया, और पीटीआई की हुकूमत भी फिर गिर गई। तो ये जो असल इवेंट था वो हाइब्रिड सिस्टम का खात्मा था। शहजाद साहब, आपके नज़दीक इस साल, गुजरे साल 2022 सबसे बड़ा सियासी इवेंट क्या? मेरा ख्याल है सबसे बड़ा सियासी इवेंट गो के 2022 में उसकी शक्ल उभर के सामने आई, कुछ सालों से वो पनप रहा था, पल रहा था, वो था एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का। मेरा ख्याल है हमारे यहाँ ये जो एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का एक कल्चर आया है, इसने हमारी सियासत को तब्दील करके रख दिया है। ये अच्छा है या बुरा है, जहाँ जहाँ पे तजर्बा हुआ है वहाँ पर इसके असरात बहुत बुरे हैं। जो एक पॉपुलर पॉलिटिक्स की इंतहा पसंदी होती है, जिस इंतहा पे चली जाती है ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स, वो माशरे को बखेर के रख देती है। और जब हम अपना कोई भी सियासी निज़ाम चुनते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंशियल चुने या पार्लियामेंट्री निज़ाम चुने, उसके अंदर एकोमोडेशन बहुत बड़ा एक उसका जुज़ होता है। और उस एकोमोडेशन को अगर आप ना समझें सियासतदान होते हुए भी, तो फिर आप मामला को आगे लेके चल नहीं सकते। तो जहां पर गाली और नफरत का कल्चर हमारी सियासत में आ गया है, मुझे नहीं पता ये कभी जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। दुनिया भर में जहां पर पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स आई है वहां पर रहने के लिए आ गई है। आप हंगरी को ले लीजिए, अमेरिका के अंदर इसके बहुत सारे असरात हैं, बाकी दुनिया भर में जहां पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के फंडामेंटल्स मजबूत नहीं है बल्कि कमजोर तरीन सतह पर चले गए, और उसके ऊपर बोझ लाद दिया गया एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा खतरात हो सकते हैं। ठीक, वजाहत साहब। इत्तेफाक करता हूँ जो भाई शहजाद कह रहे थे उनसे। अगर मुझसे कोई एक दिन पूछा जाए तो मैं कहूँगा 9 अप्रैल 2022। वेरी गुड जी। साहब आप कुछ और कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं बात मुकम्मल करूँ जी। साहब, मेरी नज़र में सबसे बड़ा इवेंट जो था इस साल का, वो था आर्मी चीफ की तकर्रुरी। अच्छा। और जिस 29 नवंबर जी, जिस तरह उस दिन को और उस दिन से पहले एक सियासी फिजा बनाई गई, और वो जो कहते हैं ना, मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, कहे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो सब ये भी कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर हो जाए, और इस्टेब्लिशमेंट के चीफ के लिए सब सियासत कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा इवेंट था, लेकिन इस इवेंट का इख्तिताम
इस खूबसूरत इख्तिताम पे हुआ कि आर्मी चीफ ने कहा कि अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जो अभी जैगम भाई ने भी कहा और किसी हद तक मुजाहिद ने भी कहा कि उसके बाद जो सियासी सीन था वो बदलना शुरू हुए, मतलब पहले बदल गया था लेकिन उसके बाद आप देखें डेवलपमेंट कितनी तेजी से हो रही है और कितनी क्लैरिटी से हो रही है। अब ये खुद सर फटोल है, जहां तक जाए चली जाए। ठीक है जी, अगला सवाल है मईशत के हवाले से 2022 कैसा रहा? बुरी मईशत, धरने, IMF के साथ डायलॉग, वज़ीर खजाना की तब्दीली। जी जैगम साहब। देखिए, मईशत के हिसाब से तो बहुत ही बुरा साल था कि माशी बहरान को अगर आप देखें तो माशी लिहाज से हमारा सबसे बड़ा जो मसला पिछले साल था वो इन्फ्लेशन था, महंगाई में बढ़ने की रफ्तार जो तकरीबन 25% पाकिस्तान में रही। और अगर आप उसके पीछे चले जाएं कि उसकी क्या वजह है, तो उसकी एक बड़ी वजह जो थी वो रुपए की बेकदरी थी, और उसके साथ दूसरी बड़ी वजह जो थी बैनुल-अक़वामी कमोडिटी प्राइसेस थी। और फिर आप इनके पीछे जाएं तो जो मेन रीज़न निकल कर आती है वो है पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट, कि पाकिस्तान से डॉलर बाहर ज़्यादा जाते हैं, अंदर कम आते हैं। हम कमाते कम हैं, खर्च ज़्यादा करते हैं। हमने पिछले माशी साल में कोई $80 बिलियन की इंपोर्ट्स की, $80 बिलियन का माल मंगाया और सिर्फ $30 बिलियन का माल हमने बाहर भेजा। $50 बिलियन का हमारा तिजारती खसारा था। तो ये वो बुनियादी जड़ है। और फिर भी अगर इसके भी पीछे चले जाएं तो फिर आपको नज़र आएगा कि हम प्रोडक्टिविटी पर तवज्जो नहीं दे रहे। हम लोगों को उनको तालीम, सेहत नहीं दे रहे, उनको प्रोडक्टिव नहीं बना रहे, अपनी सनतों को प्रोडक्टिव नहीं बना रहे। हमारी तमाम तवज्जो क्रोनी सेक्टर्स पर हैं जो प्रोडक्टिव नहीं हैं, और उसकी वजह से हम एक बहरान से दूसरे बहरान में आ रहे हैं। और अभी पिछले साल में भी हमें नज़र नहीं आया कि लंबे हिसाब से, लंबी मुद्दत के लिए इन बहरानों को हल करने के लिए कोई इक़दामात किए गए हों। दुरुस्त। शहजाद साहब, आपके लिए माशी तौर पर 2022 मैं समझ तबाहकुन था जी, तबाहकुन था। और मईशत हमारी जिस किस्म की बन गई है, जिस तरह से बना दी गई है, उसके अंदर अब इस पे काबू रखना, कंट्रोल करना इस निज़ाम के बस में नहीं है। अगर आप इस तरह की मईशत चाहते थे, उसको एक निज़ाम भी ऐसा चाहिए था जो काबू कर पाता। वो निज़ाम हमने बनाया नहीं और मईशत को उन कदरों पे उस्तवार कर दिया जो कि काबू से बाहर हो गए। डिफॉल्ट के दहाने पे मुल्क बैठा है। ये डिफॉल्ट हुआ चाहता है, ये कहने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। पता नहीं इससे कैसे निकलेंगे, शायद कुछ मांग तांग के गुजारा कर लें, लेकिन अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, मईशत को दुरुस्त करना पड़ेगा और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की जरूरत है, चेंजेस की, बहुत मेजर चेंजेस की जरूरत है। सोच, हमारे पास वो लीडर क्यों नहीं है जो कि मईशत को समझते हैं, और अगर हैं समझने वाले तो वो दर्द दिल और वो नीयत क्यों नहीं रखते कि इसको दुरुस्त तौर पे इस्तेमाल किया जाए। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो मेरा ख्याल है कि मईशत ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज, और दहाने पे तबाही के दहाने पे हम खड़े हुए। ठीक, मईशत की सब बात करें वजाहत साहब, हम तो पिछले 4 साल में करीबन 18 ऑनवर्ड्स 4 वज़ीर खजाना उस दौर में बदले, 2 इनके 8 महीने में बदल गए या 6 महीने में कह लें, बस समझ से बाहर हो गए। वाकई भी शहजाद साहब कह रहे हैं हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं जो इस मुल्क की मईशत को समझ सके। हमारे पास ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए, हमारे पास वो इज्तिमाई सोच होनी चाहिए जिसका मरकज़ा मईशत हो, जिसका मरकज़ा आवाम का मेयार ज़िंदगी हो। आपने 2022 के जो मुआशी अहम निकात पूछे, तो देखिए, एक तो हम FATF से बाहर आए, ग्रेलिस से बहुत बरसों से हम अटके हुए थे उसमें, 2018 के आखिर में चले गए थे। फिर हमारा 1.8 बिलियन का IMF के साथ, और IMF के बारे में हमारे मुल्क में तो गाली बना दिया गया है, लेकिन वो सबसे बिनाइन इंटरेस्ट रेट पे जो है वो कौमों को बेल आउट देता है। शर्त ये होती है कि आप अपनी मईशत को जो है वो कुछ सीधे रास्ते पे, मुआशी रास्ते पे चलाने की कोशिश करें। एक बहुत तकलीफ दे वाक़या हमारे मुल्क में जो हुआ इस बरस में, वो सैलाब था। $30 बिलियन का नुकसान तो हम कहते हैं, लेकिन उस शख्स, उस शहरी, उस माँ, उस बच्चे का जिनके सर से छत उड़ गई, जिनके खेतों में अभी तक पानी खड़ा है, जिनके पास आइंदा फसल बीजने के लिए, बोने के लिए
बीज नहीं है, खाद नहीं है। दिस इज अ ह्यूज सेटबैक फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान जैसे मुल्क में। और जो बात मेरे भाई जैगब ने कही कि हमारा डॉलर जो है वो 170 से 235, 30, 40 तक गया है। इसका नतीजा क्या है? इसका ये हो सकता है जो मेरे जैसा आम आदमी जो मईशत को इस तरह नहीं समझता उसे ना पता चले, लेकिन दरअसल हर सेक्टर में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, डिफेंस से लेके हमारी इंडस्ट्री तक जो है वो हमारा नुकसान हो गया है, हमारा बजट सुकड़ गया है। जहाँ हमें पास 11 अरब डॉलर मौजूद थे वहाँ हमारे पास 6 या 7 रह गए हैं। ये बहुत इस लिहाज से, लेकिन इसमें उम्मीद ये है कि क्योंकि हम जियो स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग अपना वेटेज खो बैठे हैं, और बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाने वाले आर्मी चीफ साहब ने एक से ज़्यादा दफ़े, जियो इकोनॉमिक्स। हमें जियो इकोनॉमिक्स ही बचा सकती है। उसको आप दिल चाहे तो मिसाक मईशत कह लीजिए, दिल चाहे तो जियो इकोनॉमिक्स कह लीजिए। अनलेस अनटिल हम अपने मुल्क में अपने तवज्जो जो है वो मईशत पे नहीं देते, और भूल जाइए, बिल्कुल बजा फरमा रहे थे शहजाद साहब कि ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है ये जहाँ जहाँ आई है इसके साथ फाशिज्म भी आता है, इसके साथ मदनी तबाही भी आती है, इसके साथ सियासी तबाही भी आती है। मईशत पे गौर किया जाए, मईशत हमें प्रैग्मेटिक रखती है। ठीक है जी, पॉपुलिज्म नारे होते हैं। देखिए, जो अभी बात कर रहे थे शहजाद भाई कि हम आ गए हैं तबाही के दहाने पे, और वो सफ़र जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था 2022 में उसने खासी तेज़ी से किया। 235 नहीं, मैं जो ओपन मार्केट डॉलर है मेरे ख्याल 270 का मिल रहा है। ये अखबारात और उसकी बात को नहीं मैं कर रहा, मैं तो जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर आपने बात की कि 4 वज़राए ख़जाना जो हैं वो बदले गए। एक्चुअली पाकिस्तान में ये तकलीफ़ दे बात है, और मैं बड़े तकलीफ़ से कह रहा हूँ कि हमारे वज़राए ख़जाना कभी भी हुकूमतों के कॉन्सेंट से नहीं आते, वो कहीं और से आ रहे होते हैं, उनका एजेंडा कहीं और से होता है। आप देखें ना कि हमाद अजहर को इमरान खान ने लगाया, अगले 24 घंटे बाद वो नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ गया था, इसलिए कि हमारे हाथ में मालियात का निज़ाम उस तरह नहीं है जैसे हम लोगों को बता रहे हैं। इसहाक डार साहब आके जो नाकाम हुए वो उसकी रीज़न ये है कि वो जिस ख्वाब और जिस ख्याल के अंदर आए थे, ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत बदल चुके हैं। लेकिन क्या हमने इस 2022 में इस बात का तय कर लिया हमने कि हमारे फेलियर्स की वजूहात क्या हैं, और क्या हमने ये तय कर लिया कि उन फेलियर्स को अब दोहराना नहीं है? खौफनाक बात ये नहीं है कि हम तबाही के दहाने पे हैं माशी, खौफनाक बात यह कि हम उस तबाही की जो वजूहात हैं उनसे भी आगाह नहीं है, ना हम उन्हें ख़त्म करने के ऊपर तैयार हैं। तो ये इतनी खौफनाक एक चीज़ है। मैं समझता हूँ कि अब अल्लाह ही हम पे रहम करे तो करे, लेकिन यहाँ पे आलम यह है कि जो लोगों इम्पोर्ट पे पाबंदी लगाई और 2 दिन बाद आपने कुत्तों की खुराक के लिए इम्पोर्ट खोल दी, और गरीब आदमी भूखा मरता रहे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके कुत्ते जिंदा रहने चाहिए। इसी से अंदाजा कर लें कि हम मुल्क में तरजीहात कहाँ सेट है। जैगब साहब, मुख्तसरन ब्रेक पे जाने से पहले आपके ख्याल में 9 अप्रैल को जो कुछ हो गया उस तब्दीली के बाद उसने कितना मुतासिर किया कि चीजें ना संभल सकी? देखिए, उससे कुछ तो चीजें संभली कि उससे पहले जो पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से बाहर निकल चुका था और जिस तरह IMF से झगड़ा चल रहा था, उसका एक लाजमी नतीजा जो होना था वो डिफ़ॉल्ट की सूरत में होना था। मेरे ख्याल में इफ्ताह इस्माइल ने आकर बहुत सख्त फ़ैसले किए और उन्होंने ये खुला कहा कि हमारी पूरी नज़र इस वक्त पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने पर है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने पर है, इसकी जो भी पॉलिटिकल प्राइस हो। उस वक्त तक तो ठीक था, लेकिन जब इसहाक डार साहब को बुलाया गया तो उसका मकसद ये था कि पॉलिटिकल इकानमी पर तवज्जो दी जाए, वोटों को बचाया जाए, और उन्होंने आके कुछ फ़ैसले ऐसे किए जिनका बुनियादी मकसद मईशत की बहाली से ज़्यादा मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सियासी बहाली था, उसकी वजह से हमारा बहरान फिर से गहरा हो गया। ठीक, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। गुफ्तगू आपने सुनी, बात एक मईशत पर जब तक तरजीहन फोकस नहीं किया जाएगा, मसाइल को समझा नहीं जाएगा माशी, तो हल नहीं निकलने का। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे 2022 में ऑपोजिशन के किरदार पर, क्योंकि सबको बारी मिली है। एक ब्रेक के बाद टेक टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। और अब हमारा पैनल से सवाल इस तरह से, 2022 में ऑपोजिशन का किरदार कैसा रहा? शहजाद साहब, बारी सबको मिली है, कौन अच्छा खेला है?
जी, मैं कह रहा था कि ऑपोजिशन कौन सी वाली ऑपोजिशन? ऑपोजिशन तो हमेशा पार्लियामेंट में होती है, एक हुकूमत होती है, दूसरी ऑपोजिशन होती है। तो और पार्लियामेंट चलती है दो पहियों के साथ, एक पहिया ऑपोजिशन और दूसरी हुकूमत। तो जब पार्लियामेंट गैर फाल होती है तो सिर्फ एक फरीक से नहीं होती, दूसरा फरीक भी अगर ना चलना चाहे, हुकूमत ना चलना चाहे, ऑपोजिशन मिलकर ना चलना चाहे, तो पार्लियामेंट पूरी की पूरी धड़ाम से गिर जाती है। पिछले 4-5 साल के अंदर हमने देखा कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो कि सबसे बड़ा कानून बनाने वाला इदारा है, जो कि सबसे बड़ा लेजिस्लेशन का अदारा है, ये गैर फाल रहा है। ये पाकिस्तान को वो लीडरशिप नहीं दे पाया, और उसके अंदर ये वजह उसकी ये है कि दोनों साइडें, हुकूमत और ऑपोजिशन, दोनों ही नाकाम हुई है, दोनों ही पार्लियामेंट को लेकर चल नहीं पाए। जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे और हमारा सियासी निज़ाम ये नहीं समझ पाएगा कि पार्लियामेंट ही लीडरशिप प्रोवाइड करती है, वो ही एक फिक्री नजरिया देती है, चाहे वो मईशत के बारे में है, चाहे वो किसी और रियासत के मामले के बारे में है, और उसके लिए दो ऐवानों का साथ मिलकर चलना, ऐवान के दो हिस्सों का साथ मिलकर चलना उतना लाजिम है। उस वक्त तक हम ये जो हमारी ऑपोजिशन या हुकूमत की जो गिरदान है, हमें से निकलना पड़ेगा और निकलना चाहिए। मेरा ख्याल है ये निज़ाम को समझने की जरूरत है। इकट्ठे मिलकर चलेंगे तो फिर ही वो लीडरशिप प्रोवाइड कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। वजाहत साहब, शहजाद साहब जिस तरह कह रहे हैं कोई बड़ी कानून साजी ना हो सके, मतलब ऑपोजिशन माइनस ही रही। फिर मैं शहजाद साहब की बात से जो है वो मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूँ। हमने पार्लियामेंट को बेवकूफ़ किया, लेकिन इस बीच में एक बहुत अहम बात कि हमारे जैसे ममालिक में अपोजिशन और पार्लियामेंट का जो ये वाला ताल्लुक नामियाती ऑर्गेनिक जिसकी तरफ शहजाद भाई इशारा कर रहे थे, वो बहुत दफ़े ऐसा होता कि मौजूद नहीं होता। आई बिलीव के अब हमें मालूम हो रहा है कि नवंबर 2022 के पूरे महीने में क्या हो रहा था। इसमें मेरी नज़र में दो अहम सियासी रहनुमाओं ने जिस तरह से अपने सियासी पत्ते खेले हैं, नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब, आई बिलीव दोनों ने मिलके आउट डू किया है, आउट क्लास किया है, आउट मैनूवर किया है उन ताकतों को जो पाकिस्तान के जमहूरी सफ़र को ऑर्केस्ट्रेट करने की ख्वाहिश रखती हैं। आई वुड सैल्यूट दीज टू लीडर्स इवन इफ ऑफ कोर्स ऑपोजिशन से नहीं थे। आप उनको सैल्यूट कर रहे हैं। जी जैगम साहब, देखिए इस साल में जैसे कि आपने कहा, हमने पार्लियामान में दो अपोजिशंस को देखा और मुझे तो दोनों अपोजिशंस ने मायूस किया। पहले पीडीएम की अपोजिशन थी जिसने इलेक्शन के बाद पहले साल में एक अच्छी अपोजिशन के तौर पर अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने उन्हें बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया और उसके बाद उनकी तमाम तर तवज्जो अपने आप को बचाने में और पीटीआई की हुकूमत को गिराने में रही। तो जो हम उनसे पॉलिसी बेस्ड अपोजिशन की तवक्को रखते थे कि हुकूमत की पॉलिसियों के बरक्स वो अपनी पॉलिसियाँ पेश करते, एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग लेकर आते, हमें बताते कि अगर मसाइल हैं तो उनका हल क्या है, वो नहीं कर सके। और उसकी वजह है कि हमारी जो अपोजिशंस हैं, ना उनके पास, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ रादर, ना उनके पास थिंक टैंक्स है, ना उनके पास कोई रिसर्च का इंतज़ाम है, ना वो कोई शैडो कैबिनेट्स बनाते हैं। फिर पीटीआई अपोजिशन बनी। पहले तो उसने अपोजिशन बनने से इस तरह इनकार किया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को गैर आइनी तरीके से रोकने की कोशिश की। फिर उसने पार्लियामान में जाने से इनकार कर दिया, साजिशी थ्योरी घड़ी और पार्लियामान से बाहर रहकर पाकिस्तान को एक बदतरीन सियासी बहरान में धकेल दिया। बहरान में, ठीक है जी। इसार साहब, देखें आपने सवाल किया कि अपोजिशन का किरदार कैसा रहा। पहला तो मेरा सवाल है कि क्या इनका कोई किरदार है भी या नहीं, क्या ये किरदार पार्लिमानी जमातें हैं? मैं पार्लिमानी जमातें ही हैं, तो पार्लिमानी जमातों का अगर किरदार होता तो अभी जो आपने पहले सेगमेंट में गुफ्तगू की कि हम मुआशी तौर पे तबाही के दाने पे खड़े हैं, वहां तक ना जाते अगर किरदार होता सियासी जमातों का। केपीके में पीटीआई हुकूमत में है, पंजाब में पीटीआई हुकूमत में है, सिंध में नन्ही मुन्नी मासूम सी अपोजिशन पीपल्स पार्टी के सामने खड़ी है। जो किरदार पीटीआई कौमी असम्बली में अदा कर सकती थी बतौर अपोजिशन, वो अफसोसनाक मुकाम है कि नहीं कर सकी। आपने काश आप पार्लियामेंट के अंदर जाके उनको फेस करते, फेस करने के बाद आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने अपनी मर्जी के जनाब कानून साजी कर ली और ये कर लिया, तो आपका अपना किरदार कहाँ था?
आपने अपना क्या किरदार अदा किया, आपने कौमी असेंबली ठीक है, अगर आप कहते हैं कि जी हमने कौमी असेंबली का हिस्सा नहीं रहना, तो मेरी इतलात तो ये है कि आपके अरकान तमाम जो उसकी वो बेनिफिशरी हैं वो मौजूद हैं और तमाम क्या नाम है मराहत को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये कैसी अपोजिशन है जिसमें आप मराहत तो कौम के पैसों से ले रहे हैं, कौम के पैसों से, वो भूखी कौम के पैसों से मराहत तो ले रहे हैं, लेकिन कौम जो आपसे किरदार चाह रही है वो अदा नहीं कर रही। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सबके लिए। इसार साहब, सबसे पहले आपसे, 2022 किस पार्टी के लिए खुशकिस्मत साल रहा? देखें, पंजाबी की एक कहावत है, कुब्बे नु लात रास आना, और खान साहब को ये लात ऐसी रास आई। खान साहब गैर मकबूलियत की इंतहा पे थे और कहा यह जाता था कि उनके तो टिकट लेने को कोई तैयार नहीं था, लेकिन उसके बाद ऐसी उनको लत वजी कि वो जनाब अली वो सारी नामोशियां, वो सारी बुराइयां जो उनके खाते जानी थी किसी और के खाते जाती चली गई, और खान साहब जो है दिन ब दिन पॉपुलर होते गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो साल है खान साहब के लिए बड़ा पॉपुलर था। अगर ये रूटीन में चीजें चलती तो शायद इस साल के इख्तिताम तक खान साहब कहीं और खड़े होते। देखिए, मैं खान साहब को इतना खुला हाथ देने के लिए फिलहाल तैयार नहीं हूँ कि उनको लिए बहुत पॉपुलैरिटी आई, लेकिन इस पॉपुलैरिटी का नुकसान भी बहुत हुआ करता है। तो खुदा न खास्ता हम किसी और मसले में ना घिर जाएं, लेकिन मेरी नजर में जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ, जिसको कि मैक्सिमम विद मिनिमल हिस्सा जो था, वो PMLQ कुछ ना होते हुए भी पंजाब की वजारत आला मिल जाना। अब जो भी हालात बने, जिस तरीके से भी बने, मैं समझता हूं कि अगर इस वक्त अगर कोई पार्टी अपने तौर पे सेटिस्फाइड महसूस कर सकती है तो चौधरी परवेज इलाही है। पार्टी की बात नहीं कर रहा, परवेज इलाही की बात कर रहा। जी ठीक है जी, वजाहत साहब। मेरे ख्याल में तो बदकिस्मती से किसी भी सियासी जमात को इन हालात में जो कि 2022 में रहे, मुसलसल बेयकीनी, मुसलसल बहरान, तो किसी एक सियासी जमात कोई भी जो है वो खुशकिस्मत नहीं रहा। और जहाँ तक इमरान खान साहब की मकबूलियत का जिक्र किया भाई इसार ने, मैं समझता हूँ कि अगर सियासत जो है वो अपनी नेचुरल कोर्स अख्तियार करती है तो वो नीचे आएगा दोबारा से। थोड़ा सा मुश्किल है कि इमरान खान साहब के पास इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं है, वो हम देख चुके हैं 4 साल। जी ज़ैगम साहब, कौन सी पार्टी खुशकिस्मत रही? अगर आप इस साल के शुरू में चले जाएं तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। शुरू में ऐसा लगता था कि हाइब्रिड सिस्टम जब जाएगा, पाकिस्तान में एक तरह का यक जमाती निज़ाम होगा, दूसरी जमातें ख़त्म होकर रह जाएंगी, शरीफ ख़ानदान ख़ास तौर पर उसका सफाया हो जाएगा, मुस्लिम लीग नवाज़ बहुत ही छोटी जमात बन के रह जाएगी और पीपल्स पार्टी का भी नुकसान होगा। साल के अगर एंड पर देखें तो जिस जमात ने ख़त्म होना था, जिस ख़ानदान ने ख़त्म होना था, वो इस वक्त हुकूमत में आ गया, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती और कामयाबी है। आगे उनके लिए बहुत चैलेंजेस हैं, कैसे वो इन चैलेंजेस से निपटते हैं वो हमें देखना है। ठीक है जी, बहुत ही डाइवर्स राय सामने आई है। कौन सी पार्टी का साल रहा? PTI, मुस्लिम लीग काफ भी, जिसमें परवेज इलाही स्पेसिफिकली, और मुस्लिम लीग नून और वजाहत साहब कहते हैं किसी के लिए नहीं रहा जो हालात बने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और बात करेंगे कि खेल में क्या हालात रहे और फिर खुद इन लोगों ने कुछ सीखा नया या नहीं। इस ब्रेक के बाद साल का आखिरी प्रोग्राम और प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। पैनल के सामने सवाल रखेंगे, खेल के लिहाज से 2022 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा? शहजाद साहब। ये पाकिस्तान में क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी टीमें, बाहर की टीमें पाकिस्तान आना शुरू हुई, बहुत ही अच्छी और बड़ी डेवलपमेंट है और अल्लाह करे कि अब ऐसा ही रहे और हम पाकिस्तान को पुरअमन रख सकें ताकि हमारी जिंदगियां आमतौर पर मामूल के मुताबिक चल सकें। बाकी कोई खेल ऊपर नहीं आ पाया, और ये मैं छोटे खेलों की बात नहीं कर रहा, जो मेन स्ट्रीम खेल बड़े वाले खेल होते हैं, और ये पाकिस्तान की नाकामी है। एक सिवाय एक हल्की सी बात, पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम बेहतर होती जा रही है। ठीक है जी, वजाहत साहब। खेलों में पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है वो बरसों से तनज़्ज़ुल का शिकार है, और मैं उसकी वजह एक समझता हूँ कि पाकिस्तान के बच्चों की जो ग़िज़ाइयत है, उनकी जो जिस्मानी फिटनेस है, वो आज की दुनिया के मेयारात से पीछे रह गई है। तो ये सिर्फ खेल की महारत का मामला नहीं है, ये लार्जर जो पाकिस्तान का इकनॉमिक क्वेश्चन है, हमारी स्पोर्ट्स में जो परफॉर्मेंस है उससे जुड़ी हुई है। दुरुस्त जी ज़ैगम साहब। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, लेकिन हमने अपनी तारीख़ में सिर्फ 10 ओलंपिक मेडल जीते हैं और हम मेडल्स के एतबार से दुनिया में 83 नंबर पर हैं। 5वां बड़ा मुल्क,
आबादी के लिहाज से और मेडल के हिसाब से 83 नंबर पर। मंगोलिया ने हमसे 3 गुना ज़्यादा मेडल जीते हैं, जो हमसे इतना छोटा मुल्क है। गुज़श्ता साल छोटी छोटी कामयाबियां हमें मिली। एहसन रमज़ान स्नूकर वर्ल्ड चैम्पियन बने, कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने कुछ मेडल जीते, क्रिकेट वगैरह की बात हुई। लेकिन क्रिकेट पर मेरी कुछ तनकीद भी है कि हम एक वन पार्टी स्पोर्ट का वाला मुल्क बन के रह गए हैं, और ये एक ऐसी गेम है जिसे हर कोई नहीं खेल सकता। एक मुश्किल खेल है सीखने में, खेलने में, अपने सामान में। हमें ऐसे स्पोर्ट्स को फ़रोग देना होगा जिसे हर कोई खेल सके। हमें फुटबॉल और कबड्डी को फ़रोग देना होगा, और मुख्तलिफ बहुत से खेल ला के दुनिया में अपना मकाम बनाना होगा। बिल्कुल ठीक जी। सार साहब देखिए, इस साल हमने 3-4 बड़े कारनामे अंजाम दिए। कॉमनवेल्थ में अरशद ने वो जो फेंका वो 90+ था। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है, और इसमें चंद ही लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। वो उसमें गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक अरसे बाद अजलान शाह में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एक अरसे बाद हॉकी में हमें मिला। बाबर आजम ने बतौर कप्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज और स्कोर करने वाला प्लेयर बना। तमाम मुश्किलात के बावजूद हम T20 के फाइनल तक पहुंचे। तो मैं समझता हूं कि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उसमें बहरहाल तरक्की का सफ़र तो जारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खेल मकबूल हुआ और कामयाब हुआ वो सियासत था, और प्लेयर खूब ही खेले, कमाल ही खेले। क्या ही बात है, मैं कहती हूँ इसके बाद तो खेल ही खत्म हो गया जी। अगला सवाल हमारा, कहते हैं अगर आपने हर दिन कुछ नया ना सीखा तो क्या सीखा। खेल की भी बात हो रही है, क्या आप लोगों ने कुछ नया सीखा? सवाल ये। वैसे बिलावल भुट्टो ने टिकटॉक ज्वाइन किया, सोशल मीडिया पर बहुत रुझान और ध्यान है। कोविड में जरूर लोग कुछ ना कुछ सीख रहे थे, क्या अभी भी ये अमल जारी है? शहजाद साहब। सबसे बड़ी चीज ये सीखी कि वक्त कितना कीमती है, क्योंकि जब ये कोविड के जमाने में और उसके बाद से मजबूरन आपको वक्त अपने हाथ में मिल गया, वापस आपके पास आ गया, तो मैंने उसको अपनी मर्जी से सर्व किया। और ये जो मर्जी से वक्त को सर्व करना है, ये बहुत बड़ी दौलत होती है। पहले मुझे वक्त ड्राइव किया करता था, अब मैं वक्त को ड्राइव करता हूँ। अलबत्ता उसके अलावा टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी, ये 2 मज़ामीन ऐसे हैं जो वैसे ही मेरे लिए एक शग़फ़ है। मैं इनसे बिल्कुल क्यूरियसली इनके अंदर हर चीज़ में घुस जाता हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत पढ़ने का मौका मिला, और बहुत अच्छा लगा मुझे इस लिहाज से कि मुझे समझ आई कि ज़िंदगी को किस तरीके से अपने कंट्रोल और अपने हिसार में रख के चलाना है। शहजाद साहब। अपनी तारीफ लगती है ये बताना कि मैंने क्या सीखा, लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि मेरी तबीयत में तुंदी और जो इख्तलाफी मुतनाज़े पहलू थे वो कम हुए हैं, और मैंने दूसरे की बात को सुनना और बर्दाश्त करना मेरे ख्याल में पहले से बढ़ गया। पता नहीं उम्र की वजह से हुआ है या मैंने जो है लर्न किया है। जी इसार साहब। नहीं, लेकिन पहले आप बताएं कि आपने क्या सीखा इस साल। आप हमसे तो पूछ रही हैं, हम आपसे भी पूछे ना। मेरा ख्याल से मैंने ये सीखा है कि जो वजाहत साहब ने बात की है कि दूसरों की राय को जरा ज्यादा बर्दाश्त करना और सुनने की थोड़ी सी ज्यादा आपको नहीं पसंद आएगी ये बात मैं आपके लिए इधर ही हूँ। अच्छा, लेकिन ये कि वो मैं एक जुमला बस कहूंगा कि वो जो राज कपूर पे गाना था ना, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हमें अनाड़ी, लेकिन अब आपसे आहिस्ता आहिस्ता मजीद सीखेंगे हम। जी जैगम साहब, मेरे से ना सीखे, मैं खुद सीख रही हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ। जी जैगम साहब। जी, मिडिल एज के बहुत सारे मशागिल, कुकिंग, गार्डनिंग, फोटोग्राफी, फ़ारसी, ख़ास तौर पे फ़ारसी शायरी, अभी कुछ स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करती है, और आखिर में मैं ये कहूँगा कि वजाहत साहब जिस तब्दीली का इशारा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उससे उनके दोस्तों ने बशमूल मेरे बहुत कुछ सीखा है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। सीखने का अमल बहुत तेजी से जारी, और आप देख रहे हैं कि हर बंदे को सीखते रहना चाहिए और हर दिन सीखना जरूरी है। आखिरी सवाल है एंटरटेनमेंट से, फिल्म इंडस्ट्री से। हमारे यहाँ 2-3 फिल्में रिलीज हुई। मौला जट जो फिल्म है उस समय 2 और पाकिस्तानी फिल्में और एक तो ऑस्कर के लिए भी नामजद हो गई। आप लोगों के लिए आपके ख्याल में बेहतरीन फिल्म साल की, पता नहीं आपने देखी है या नहीं, कौन सी रही इनमें से? शहजाद साहब। मैंने पिछले 30 साल हो गए या शायद 40 भी हो सकते हैं, मैंने कभी कोई फिल्म देखी ही नहीं। इंटरेस्ट ही नहीं है आपको फिल्मों में? देख नहीं पाता, बैठ नहीं सकता इतनी देर तक, चाहे वो हॉल में हो चाहे इतनी देर। एब्सोल्युटली, मैं कर ही नहीं सकता, वक्त जाया नहीं कर सकता। वजाहत साहब, आपने कभी वक्त जाया किया? हाँ, मैंने वक्त जाया भी किया है, 11 साल फिल्म एप्रिसिएशन पढ़ाई भी, लेकिन मैं इंडिया और पाकिस्तान की फिल्म नहीं देख पाता।
बिकॉज ऑफ बैठ नहीं पाते। नहीं, पुअर लैंग्वेज, पुअर डायलॉग, पुअर स्टोरीज। मेरे लिए इस साल की बेहतरीन जो फिल्म मैंने देखी वो थी द पोस्ट, अ ब्यूटीफुल स्टोरी। और मेरी नज़र में फिल्म जो है वो महज अब तफरीह नहीं रहेगी, ये एक पूरा फ़लसफ़ा हयात है, ये बहुत कंपोजिट आर्ट है, और ये इकॉनमी को भी आगे लेके चलता है और कौमों की जो सोच होती है उसको भी बदलता है। मैं फिल्में देखता हूँ, कम देखता हूँ, इतनी नहीं, लेकिन द पोस्ट फॉर मी वाज द डिस्कवरी ऑफ द ईयर। इसार साहब, आपके नजदीक फिल्म कौन सी रही? मैंने ना आयशा एक फिल्म देखी, बड़ा उसमें थ्रिल था, एक्शन था, सस्पेंस था, डायलॉग बहुत ज़बरदस्त, लाउड डायलॉग, और बड़ा जिसे कहते हैं ना मुकाबले की फिल्म थी, ए कुर्सी मेरी है। और पूरा साल ये फिल्म मैंने देखी, और ये फिल्म मैं जब से देख रहा हूँ तब से ही देख रहा हूँ, लेकिन ये फिल्म जो है पॉपुलर फिल्म है, हमारे 22 करोड़ अफराद जो हैं वो पूरा साल देखते हैं, तालियां बजाते हैं कि वाह वाह क्या फिल्म है, क्या हीरो और क्या विलन है, क्या विलन है। जी ज़ैगम साहब, आपने कोई फिल्म देखी हो इस साल, या इन जो फिल्में हमने जिक्र किया कोई पसंद आई हो? देखिए, मैं ज़रा राउंड अबाउट जवाब दे देता हूँ आपका। मैं मौला जट को देखने का इरादा रखता हूँ। जवानी में मैंने पुरानी मौला जट फिल्में देखी थी, और मौला जट की फ़िल्मों की एक ख़ासियत है जो अब हमारे कुछ सियासतदानों में भी आ गई है, और पॉपुलिस्ट सियासत का भी खासा है। वो ये है कि मौला जट सही सवाल पूछता है और गलत जवाब देता है। यानी माशरे के बारे में जो तल्ख सवालात हैं वो ठीक पूछता है, लेकिन फिर फिल्म जो उसका जवाब देती है वो माशरती तौर पे गलत जवाब होते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या जो नई मौला जट की फिल्म आई है, क्या वो माशरती मसाइल का कोई नया जवाब लाई है, या माशरती मसाइल का जवाब मौला जट और उसका गंडासा ही है। ठीक है जी, आपने सुनी हमारे पैनलिस्ट की राय। 2000 कर कुछ इरादे भी बांध रहे हैं और कुछ पिछले साल को कंक्लूड कर रहे हैं। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।